रामपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां आजम खान को बड़ा झटका लगा है। जौहर यूनिवर्सिटी का गेट टूटेगा। जिला जज ने 2 साल बाद यह आदेश दिया है। एसडीएम सदर ने 2019 में तोड़ने के आदेश दिए थे। सरकारी जमीन पर यह गेट बनवाया गया था। गेट बनवाकर सड़क बंद करने का भी आरोप लगा है और अब एक बार फिर से इस गेट को तोड़ने का आदेश दिया गया है। सरकारी जमीन पर बने इस गेट को वहां से हटाया जाएगा। जिला जज ने 2 साल बाद आदेश दिया। इससे पहले एसडीएम सदर ने साल 2019 में इस गेट को यहां से हटाने के आदेश दिए थे, तोड़ने के आदेश दिए थे। विशाल सक्सेना हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विशाल, जो 2019 में एसडीएम सदर ने आदेश दिया था, जिला जज ने भी आज वही आदेश दिया है, यानी कि गेट हर हाल में यहां से तोड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 2019 में ये आकाश सक्सेना हनी भाजपा नेता जो उन्होंने शिकायत की थी कि जो जौहर यूनिवर्सिटी का गेट है ये सरकारी जमीन पे बना हुआ है और जो पीडब्ल्यूडी ने जो सड़क बनवाई थी लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से, उस सड़क पर जो है ये क्या कहते हैं गेट बनवाया गया था और सड़क को बंद कर दिया गया था, उस पर कब्जा कर लिया गया था। जिसके बाद ये बात दायर हुआ था और एसडीएम सदर ने इसको जांच के बाद सही पाए जाने के बाद गेट को तोड़ने के क्या कहते हैं आदेश दिए थे। जिसके बाद जो था एसडीएम सदर के आदेश के खिलाफ ये जिला जज की कोर्ट में गए थे, जहां से इन्होंने अपील दायर की थी। आज इनकी आजम खान के पक्ष की, आजम खान की ओर से जो अपील दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया गया और एसडीएम सदर के 2019 के जो आदेश है उसको सुरक्षित रखा गया और उनके आदेश को बहाल करते हुए अब इस गेट को जल्द से जल्द तोड़ने के आदेश दिए गए। बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस जानकारी के लिए। यूपी में 16 अगस्त से स्कूल खुलेंगे। 50% क्षमता के साथ स्कूलों को खोला जाएगा। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी है। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने ये निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण कम होने पर स्कूल को वापस खोलने का फैसला लिया गया है और वहीं 1 सितंबर से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी। आधी क्षमता के साथ 50% क्षमता के साथ स्कूलों को खोला जाएगा और 16 अगस्त से स्कूल खोले जाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना, सख्ती के साथ पालन करना बेहद जरूरी होगा। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने आज ये निर्देश दिए हैं कि स्कूलों को खोला जाए, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को भी खोला जाएगा, लेकिन साथ ही जितनी क्षमता है उससे आधी क्षमता के साथ ही स्कूलों को खोला जाएगा। 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल खोले जाने के फैसले को लेकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने क्या कहा, दिखाते हैं आपको। समाप्त हुई है। सीबीएसई बोर्ड के भी, आईएससी बोर्ड के भी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज के भी रिजल्ट, यानी सारे लगभग बोर्ड्स के रिजल्ट्स आ गए हैं और प्रवेश प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कहा गया है। जो अगली कक्षाएं हैं 5 अगस्त से ये प्रवेश प्रारंभ कर दिए जाने चाहिए अगली कक्षाओं के लिए। माध्यमिक में भी कक्षाओं के प्रवेश किए जा सकते हैं, ये कह दिया गया है। जो प्रवेश का कार्य है वो सभी जगह पर वो लागू होगा, लेकिन जो डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के प्रवेश कार्य हैं उनमें 5 अगस्त से जो प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे 2 तरीके के आएंगे। तमाम महाविद्यालय और तमाम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो मेरिट के आधार पर प्रवेश करते हैं। कुछ विश्वविद्यालय या महाविद्यालय ऐसे हैं जो इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से निर्णय लेते हैं। ये अधिकार कुलपतिगण में निहित किया गया है कि वो अपने व्यवस्था के अनुसार इसमें निर्णय लेंगे। लेकिन जो उनकी कक्षाएं हैं, जैसे यूजी से जो अंडर ग्रेजुएट है, स्नातक सेकेंड ईयर और पीजी सेकेंड ईयर, वो 15 अगस्त से उनका क्लासेस शुरू हो जाएंगे। इनका एडमिशन प्रोसेस जो है 5 अगस्त से शुरू होगा। जो यूजी फर्स्ट ईयर है, जिनमें एडमिशन मेरिट के आधार पर है, उनकी कक्षाएं हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं। 1 सितंबर से जो मेरिट के आधार पर है उनकी भी कक्षाएं हम प्रारंभ कर सकते हैं। बाकी जितनी कक्षाएं हैं उनको 13 सितंबर से, यानी जो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की बाकी जो कक्षाएं हैं उनको 13 सितंबर से हम उनका कक्षाएं प्रारंभ कर सकते हैं। इसी तरीके से स्नातक स्तर पर जो फर्स्ट ईयर का और स्नातक स्तर पर ही जो थर्ड ईयर का इंट्रेंस है
इंट्रेंस का एग्ज़ाम है उसको हम सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा है। वहीं स्कूल खोलने के फैसले पर छात्रों और अभिभावकों का क्या कहना है, ये भी सुनते हैं। स्कूल चले हम का नारा फिर से बुलंद होने जा रहा है। आप एज ए पेरेंट क्या सोचती हैं स्कूल खुलने को लेकर? देखिए, स्कूल खोलना बहुत अच्छी बात है, बच्चे घर पे बोर हो चुके हैं। बट अभी जैसे हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं तो वहाँ पे केरला में कल 20,000 केसेस आए हैं। बच्चों को विदाउट वैक्सीनेशन भेजना एक रिस्क लेने वाली बात है। 50% से ठीक है, जैसे आपने रिजल्ट्स में रोक दिया है, आपने सारे काम डिसीजंस लिए हैं, तो इसी तरह से थोड़ा और वेट कर ले, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन आ जाए उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल खुलने को लेकर कितना उत्साहित हैं? माई ओपिनियन वुड बी द सेम कि स्कूल खुलने चाहिए, बिल्कुल खुलने चाहिए। बच्चे बोर हो चुके हैं, लेकिन विद सिक्योर स्टेप्स कि वैक्सीनेशन आ जानी चाहिए, ठीक है। और जैसा हमने सुना है कि 50% बच्चों को बुलाया जाएगा, तो वैक्सीनेशन आने के बाद भी 50 से 25 कर देना चाहिए, क्योंकि थर्ड वेव के आने की प्रेडिक्शन पहले ही हो चुकी है। सो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि स्कूल खुलने चाहिए, बट विद सिक्योर स्टेप्स, और हमें सारी गाइडलाइंस को फॉलो करके ही स्कूल जाना चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि पहले हमारी अपनी हिफाजत और बच्चों की हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग सही और सेफ रहेंगे तभी तो हम स्कूल में पढ़ पाएंगे और जा पाएंगे, क्योंकि ये कोई इतनी वैसी बीमारी नहीं है, लेकिन ये है कि डायरेक्ट असर करती है ये। तो इस चक्कर में भाई अभी थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं स्टार्ट हुआ है। बच्चों की भी वैक्सीन लग जाए। वहीं उत्तर प्रदेश में टीकाकरण की रफ्तार में तेजी देखने को मिली है। जुलाई में 1 करोड़ 71 लाख टीके लगे हैं। अब तक 4 करोड़ 84 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। आगे भी वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाएंगे, ये कहना है मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल का, जिन्होंने कहना है कि अब जुलाई महीने में 1 करोड़ 71 लाख टीके लगाए गए हैं। तो यूपी में टीकाकरण तेजी के साथ किया जा रहा है। जुलाई महीने में 1 करोड़ लग चुके हैं, उनमें से 4 करोड़ से अधिक तो प्रथम बार टीके लगे हैं, और ये टीकाकरण की प्रक्रिया को और तेजी से किया जा रहा है। जुलाई माह अकेले में 1 करोड़ 71 लाख टीके लगाए गए हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो रणनीति माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, और उन्होंने स्वयं कोरोना से प्रभावित होते हुए भी 40 जनपदों और 18 मंडलों का स्वयं दौरा किया, स्वास्थ्य कर्मचारियों से मुलाकात की, उनका उत्साहवर्धन किया, और जमीन पर जाकर जमीनी हकीकत को जाना, समस्याओं को समझा, और साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन भी साथ ही साथ देते रहे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आगरा में पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री का एक कारनामा सामने आया है। आरोप है कि चौधरी बशीर ने अपनी पत्नी को 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित पत्नी ने चौधरी बशीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। थाना मंटोला में 3 तलाक का केस दर्ज हुआ है। चौधरी बशीर बीएसपी से विधायक चुने गए थे, लेकिन बाद में वो एसपी में शामिल हो गए। पीड़ित पत्नी ने चौधरी बशीर समेत पूरे परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी का यह भी कहना है कि चौधरी बशीर अब 6ठी शादी करने जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। सन 2013 से मेरे साथ उत्पीड़न हो रहा है और मेरे साथ काफ़ी जुल्म हुए हैं, काफ़ी जुल्म होते आए हैं। मैं सब सहती रही कि आखिरकार ये आदमी है, सुधर जाएगा, लेकिन वो आदमी नहीं है, वो एक हैवान है। उसने मुझसे पहले भी कितनी महिलाओं की ज़िंदगियां ख़राब करी हैं। उसने अन्य महिलाओं के साथ शारीरिक उत्पीड़न, मेरे साथ भी शारीरिक उत्पीड़न और मानसिक रूप से टॉर्चर करता है। ये वैशी दरिंदा, ये हवस का पुजारी महिलाओं के साथ अपनी हवस बुझाता है। आखिर ये कब तक ऐसा करता रहेगा, कब तक? मेरे 2 बेटे हैं इससे, और मैं 3 साल से अपने मायके में रुकी हुई हूँ। ये अय्याशिया पे अय्याशिया कर रहा है। 3 साल से मैं अपने मायके। जन शिकायत में एक औरत आई थी, उसका पति है, उसका नाम है बशीर। उन्होंने बिना पता के 3 तलाक दे दिया था, उसका एप्लीकेशन दिया था। मैंने तुरंत थाना अध्यक्ष मंटोला के आदेश किया एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने के लिए उनके खिलाफ। और मुख्यमंत्री योगी ई-रूपी लॉन्च करें, सीधे आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त ई-रूपी लॉन्च करें, सीधे आपको तस्वीर दिखाते हैं। ई-रूपी की प्रमुख विशेषताएं कैशलेस ट्रांजैक्शन में कॉन्टैक्टलेस, एक बार उपयोग हेतु पूरी तरह से सुरक्षित और पूरी तरह से विश्वसनीय। लाभार्थियों की निजी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय होती है।
ई-रूपी सुनिश्चित करता है सेवाओं की टारगेटेड और लीक प्रूफ डिलीवरी, वितरण प्रणाली के सरलीकरण के साथ साथ न्यूनतम प्रशासनिक लागत। ई-रूपी सरकारी योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। ई-रूपी का उपयोग लोक कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजना, जिसके तहत निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए भुगतान या अनुदान दिया जाता है, को सुगमता पूर्वक लागू करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग निजी संगठनों या किसी व्यक्ति द्वारा लोगों को किसी विशेष प्रायोजन के तहत लाभ देने हेतु भी किया जा सकता है। इस दिशा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से कॉर्पोरेट्स द्वारा निजी कोविड टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण के भुगतान के लिए ई-रूपी के पहले उपयोग का आज शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। सचमुच ई-रूपी डिजिटल भारत की ओर एक बहुत ही मजबूत कदम है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति से ई-रूपी का कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए शुभारंभ करेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा है। यहां तक कि दिल्ली पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में अगले 48 घंटे दिल्ली पर भारी हैं। बाढ़ और बारिश से हाहाकार। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर तरफ जल प्रहार। बारिश की मार, नदियों में उफान। हथनीकुंड बैराज से पानी छूटा। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा। अगले 48 घंटे दिल्ली पर भारी। बारिश से सड़कों पर जल भराव। बाढ़ से कई राज्यों में आफत आई। मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। पूरा देश बाढ़ और बारिश से बेहाल। डूबा डूबा हिंदुस्तान। ये किसी फिल्म का कोई सीन नहीं है, बल्कि ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हैं जिनको कैमरे में कैद किया गया है। ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं जब आसमान पर बादल होते हैं और ज़मीन पर कारें दौड़ रही होती हैं और बादल अपना सफ़र तय कर रहे होते हैं। इन बादलों की उमड़ती घुमड़ती तस्वीरें लोगों को आकर्षित कर रही थी और दिन के उजाले में अंधेरे का एहसास करा रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद तस्वीर बदल गई। दिल्ली में झमाझम बारिश होने लगी, जिससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिली। अब इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली का नजारा है। जहां तक नजर इन तस्वीरों पर जाएगी, वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दिल्ली में हो रही बारिश ने दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बना दिए। इन तस्वीरों के पीछे का सच ये है कि हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बन गए। दिल्ली से बहने वाली यमुना नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान के करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है। यमुना नदी पर बने इस लोहे के पुल को देखिए और फिर इसके नीचे बहते पानी को। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।